नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको खेती बाड़ी की नवीन जानकारियां देते हैं और साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिकों के राय, अनुभव और आविष्कार भी साझा करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और नजर डालते हैं कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। मछली पालक तालाब प्रबंधन में मछलियों के आहार पर विशेष ध्यान दें। पोषण वाटिका अपनी क्यारी अपनी थाली। गुलशन और हिमसोना टमाटर के उन्नत प्रभेद। किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार के स्तर पर भी कई नीतियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना जैसी योजनाओं ने जहां किसानों को नया जीवन दिया है, वहीं राज्य सरकार भी बदलती जलवायु और मौसमी मार के बीच किसानों को फसल विविधता अपनाने के लिए बीज उर्वरक अनुदान दे रही है। इसी कड़ी में फिलवक्त प्रदेश में चौथे कृषि रोड मैप के तहत उद्यानिक फसलों की खेती के लिए जिलेवार कार्य योजना बनाई जा रही है। उद्यानिक फसलों का चयन जिले की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के मद्देनजर किया जा रहा है ताकि राज्य में उद्यानिक फसलों की उत्पादकता बढ़े और जामुन, कटहल, बेल जैसी फसलों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। प्रदेश के कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार हमेशा किसानों के साथ है। किसानों के प्रति हम जागरूक हैं, किसानों के प्रति हम चिंतित हैं और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। भारत सरकार पूरी तरह से, हमारी सरकार तत्पर है। हम जितना भी हमारा, मैंने पहले भी कहा कि किसानों की सुविधा के लिए जो पैसा हमको लगेगा, पहला हक जो है हमारा किसान ईश्वर स्वरूप है, उसके लिए हमारी पूरी व्यवस्था। मत्स्य पालक किसान भाइयों, मछली पालन में तालाब प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है और जब बात तालाब के प्रबंधन की आती है तो उसमें मछलियों को दिया जाने वाला आहार बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मछलियों को ना कम आहार देना है और ना ही ज्यादा। मछलियों की जरूरत से ज्यादा आहार तालाब में पड़ा रहेगा जिससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित होगी। पानी की गंदगी से मछलियों को बीमार कर सकती है। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात पटना जिले के सफल किसान शंकर महतो से, जिन्होंने 15 कट्ठा में लाल साग की खेती की है। फसल की रौनक देखकर किसान को लागत के दुगना मुनाफा होने की उम्मीद है। पोषण वाटिका उस वाटिका को कहते हैं जो घर के आसपास स्थित है, जहां घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए सब्जियां उगाई जाती है। पोषण वाटिका पहले पारंपरिक खेती का आधार हुआ करती थी, जहां लोग मौसमी सब्जियां उगाते थे और खाते थे। धीरे धीरे यह अपना महत्व खोने लगी, लेकिन जब लोग जटिल बीमारियों की चपेट में आने लगे तो उसकी जड़ में असंतुलित पोषण और असुरक्षित भोजन ही पाया गया। सब्जियों में कीटनाशकों और दवाओं के छिड़काव का सीधा असर पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर पड़ता है। ऐसे में अब पोषण वाटिका फिर से प्रचलन में आ गया है, जहां मौसमी सब्जियां उपजाकर लोग इसका सेवन कर रहे हैं और संतुलित पोषण से स्वास्थ्य और स्वस्थ जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। पोषण से भरपूर टमाटर की खेती अगर हमारे किसान भाई उन्नत प्रभेदों से करें तो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही काफी अच्छी मिलेगी। टमाटर जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही नाजुक भी। ऐसे में किसान भाइयों को टमाटर के वैसे प्रभेद का चयन करना चाहिए जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई नुकसान ना पहुंचे। वैसे तो टमाटर के कई सारे प्रभेद हैं और ये सारे प्रभेद उन्नत प्रभेद कहलाते हैं, लेकिन गुलशन प्रभेद का टमाटर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी पूरी तरह सुरक्षित सफर कर लेता है। इसी तरह सिजेंटा का हिमसोना प्रभेद टमाटर की देसी प्रजाति है जिसे किसान भाई आसानी से उपजा सकते हैं। हिमसोना प्रभेद अपने टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। टमाटर की हाइब्रिड किस्मों के बीच चेरी, अर्का, सौरभ अर्का, विकास को भी कृषि वैज्ञानिक टमाटर के उन्नत प्रभेद मानते हैं, लेकिन गुलशन और हिमसोना प्रभेद बिहार की आबो हवा में टमाटर के सबसे श्रेष्ठ प्रभेद में एक है।
आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। मंडी भाव के लिए हम आपको लिए चलते हैं राजधानी पटना की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बाजार समिति, जहां आप जानेंगे आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 1600 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1400 रुपए प्रति क्विंटल, नासिक वाला प्याज 2700 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। राज्य के अधिकांश जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राजधानी पटना सहित प्रदेश में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पशुओं को ऐसी जगह रखें जहां पानी जमा ना हो। साथ ही साथ पशुओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं ताकि पशु रोग मुक्त रहें। यदि पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध ना हो तो उन्हें विटामिन ए का इंजेक्शन देने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे। खुशहाल किसान है, लोग हैं आश्वस्त, शुद्ध हवा अन्न है और शुद्ध है पर्यावरण। विश्व गुरु बनने का मार्ग अब है प्रशस्त। हर साल फसल के अवशेष जलने से राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण तो होता ही है, मिट्टी का नुकसान और कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फसल अवशेष जलाए जाते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। इनमें से एक है फसल अवशेष प्रबंधन योजना। पराली काटने से लेकर उसके निस्तारण के लिए जो नई व्यवस्था बन रही है, नई मशीनें आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई सुविधा बन रही है, जो ये नए जैविक ईंधन प्लांट लग रहे हैं, इन सब से गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। फसल अवशेष प्रबंधन योजना का उद्देश्य पर्यावरण को वायु प्रदूषण से बचाना है और फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पोषक तत्वों और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के नुकसान को रोकना है। इस योजना के तहत किसानों को सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर व अन्य मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनके प्रयोग से कृषि सिर्फ आसान ही नहीं हो रही है, बल्कि किसान के स्वास्थ्य और आमदनी पर भी सकारात्मक असर पड़ रहा है। फसल अवशेषों का उपयोग पेपर बनाने, मशरूम उत्पादन, कंपोस्ट बनाने और ईंधन के रूप में भी होता है। धान की पराली के कुशल बाह्य स्थिति प्रबंधन को सक्षम करने के उद्देश्य से लाभार्थी या एग्रीगेटर, जिसमें किसान, ग्रामीण उद्यमी, किसानों की सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, एफपीओ और पंचायतें शामिल हैं और धान की पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों के द्विपक्षीय समझौते के तहत धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी वाणिज्यिक प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित करने के प्रावधान किए गए हैं। सरकार द्वारा परियोजना प्रस्ताव में शामिल 1.5 करोड़ रुपए तक की लागत वाली मशीनरी की पूंजीगत लागत पर 65% की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना के प्राथमिक प्रमोटर के रूप में उद्योग को परियोजना लागत का 25% अंशदान करना होगा और शेष 10% लाभार्थी या एग्रीगेटर का अंशदान होगा। फसल अवशेष प्रबंधन मशीन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी उन किसानों को जो अकेले खेती करते हैं, 80% सब्सिडी किसान, एफपीओ और 5 पंचायतों की सहकारी समितियों को तथा पिछले 5 सालों में 3,138 करोड़ रुपए से अधिक किसानों को मशीनों पर सब्सिडी और सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए जारी किए गए हैं।
8-10 ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी इस दिशा में पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा है। उनके द्वारा तैयार किया गया पूसा बायो डिकम्पोजर एक ऐसा छोटा कैप्सूल है जो फसल अवशेषों को लाभदायक कृषि अपशिष्ट खाद में बदल देता है। आज ये आधुनिक कृषि यंत्रों से किसान पराली को गांठे बना के बेचता है, जिससे उसकी इनकम भी बढ़ी है और प्रदूषण होने से बचा है। सरकार फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। पिछले 5 सालों में इस योजना के लिए पंजाब को 1426, हरियाणा को 916, उत्तर प्रदेश को 713 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 6 करोड़ रुपए से अधिक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को किसानों के लिए सूचना, शिक्षा एवं प्रदर्शन की दिशा में 75 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई। खास बात ये कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने सिस्टम को और ज्यादा सुचारू रूप से चलाने वाला बनाने के लिए एक मल्टी लैंग्वेज मोबाइल ऐप भी बनाया है, जिसे फार्म्स यानी फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस ऐप नाम दिया गया है। वो दिन दूर नहीं जब किसानों के खेत में प्रदूषण को बढ़ावा देने वाला हानिकारक धुआं नहीं होगा, स्वच्छ पर्यावरण और किसानों का आर्थिक विकास होगा। स्वस्थ कृषि, स्वच्छ पर्यावरण और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति अपने हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर फसल अवशेष प्रबंधन योजना का श्रेष्ठ नेतृत्व कर रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संरक्षित खेती कृषि की एक नवीनतम तकनीक है जिसमें हम बेमौसम फसलों को एक कृत्रिम वातावरण में उगाते हैं। इसमें फल, फूल, सब्जियों जैसी कई फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उच्च उद्यानिकी फसल के बारे में। इसकी संरक्षित खेती कैसे की जाए, इस विषय में बात करेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अमरजीत कुमार राव से। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम के इस बदलाव में लगातार आपके मन में एक सवाल चलता है कि कैसे अपने फसलों से अधिक उत्पादन लिया जाए। संरक्षित खेती को आप अपनाकर अपनी आमदनी को आप बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अमरजीत कुमार जी को। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमरजीत कुमार जी। आप सहायक निदेशक हैं उद्यान निदेशालय पटना में। बहुत बहुत स्वागत करते हुए रूपम जी। सर, सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है, हमने संरक्षित खेती की बात की, तो सर संरक्षित खेती है क्या? संरक्षित खेती क्या है? बेसिकली कि हम लोग जो बदलते हुए मौसम में बेमौसमी फसलों का उत्पादन करके अपनी आय का सृजन कर सकते हैं। और उसके लिए है कि 2 टाइप का स्ट्रक्चर, संरक्षित खेती में बेसिकली 2 टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। एक शेड नेट बोलते हैं। शेड नेट का मतलब क्या है कि जैसे अधिक गर्मी और अधिक ठंड में फसलों का उत्पादन करना काफ़ी कठिन होता है किसानों के लिए। तो जो अधिक गर्मी वाले क्षेत्र हैं, जैसे जिसमें हम लोग यानी बिहार जिसमें लाई करता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो उसमें क्या होता है कि अधिक गर्मी में आपको थोड़ा छांव चाहिए, तो छांव क्रिएट करने के लिए शेड नेट होता है जो 25 to 30 mm मेश साइज़ के नेट से बनाया जाता है। और उसके अंदर जो हम खेती करते हैं तो उसके लिए जो पौधे के फलन के लिए, उत्पादन के लिए और ग्रोथ के लिए जो वातावरण माइक्रो क्लाइमेट हम लोग तैयार करते हैं वो काफ़ी प्रतिकूल होता है, जिससे क्या फसलों का हम समय अवधि विस्तार कर पाते हैं। और उस समय अवधि के विस्तार से जो हमारा उत्पादन क्षमता भी पौधों का बढ़ जाता है, तो कम जगह पे हम ज़्यादा उत्पादन कर पाते हैं और अधिक समय तक कर पाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर संरक्षित खेती में कौन कौन से फसलों को अपनाना चाहिए जिससे हमारे किसान भाई अधिक लाभ ले सके और उत्पादन, जो फसल का उत्पादन वो भी अत्यधिक हो? संरक्षित खेती के लिए मूलतः जो है सब्जी में अगर हम देखेंगे तो आप कैप्सिकम, सभी लोग कैप्सिकम से परिचित है, और शिमला मिर्च का उत्पादन किया जा सकता है, टमाटर का उत्पादन किया जा सकता है, बीज रहित खीरा, खरबूज,
ये हो गए सब्जी वर्गीय फसलों में, इन फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। और एक फ्रेंच बीन जिसको बोलते हैं बीन्स, जो मार्केट में है, बीन्स का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम फल में जाएं तो स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करके अधिक लाभ लिया जा सकता है। और फूलों का भी मार्केट से पटना छूता नहीं है। सर, आपने फूलों की बात की तो निश्चित तौर पर फूलों के अगर हम बड़े उत्पादक हैं तो खुद अपने यहाँ खर्च भी करते हैं, तो ये बड़ा मार्केट के रूप में है। लेकिन हम अगर फल की बात करें तो सिर्फ आपने स्ट्रॉबेरी की बात की है, तो क्या स्ट्रॉबेरी के अलावा भी कोई और फल है? स्ट्रॉबेरी इसलिए हम लोग प्रिफर करते हैं क्योंकि उसका मार्केट में रेट अच्छा मिलता है किसानों को, और वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। 3 से 4 महीने से मतलब लगा के उससे आमदनी प्राप्त करके दूसरे फसल में जा सकते हैं। और बाकी जितने फलदार वृक्ष हैं सब बहुवर्षीय हैं, तो उससे क्या है कि जो हम लोग का शेडनेट संरक्षित खेती से अधिक आय का जो पर्पस है, दूसरे फसल लगाते हैं तो वो फुलफिल नहीं हो पाता है। इसीलिए स्ट्रॉबेरी तक ही हम अभी सीमित। अच्छा, तो क्या जो भूमि की बात लगातार उठती है कि संरक्षित खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है या घटती है, तो आपके अपने क्या विचार है और आप क्या इसे कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक उर्वरक शक्ति का किसी भी मिट्टी का, चाहे वो संरक्षित खेती में हम लोग लिए हैं या ओपन फील्ड में करते हैं, क्योंकि मृदा में पहले से ही, जमीन में पहले से ही कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है। और जब हम किसी भी प्लांटेशन मतलब किसी भी तरह का पौध लगाते हैं, उससे उत्पादन लेते हैं, तो उसकी उर्वरक क्षमता घटती है मिट्टी की। तो उसमें हम लोग को केमिकल फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे के जब तक हम रिप्लेनिश मतलब उसको दोबारा हम खाद नहीं देते हैं, खाना नहीं देते हैं, उससे उत्पादन लगातार लेंगे तो मृदा निश्चय ही खराब होगी। लेकिन फर्टिलाइजेशन और मैन्यूर का हम ख्याल रखते हैं और उत्पादन लेते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी सर आप दे रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि जो हमारे अन्नदाता किसान भाई बंधु हैं, वो संरक्षित खेती के विषय में अगर जानना चाहें, या केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं जो खासकर संरक्षित खेती के लिए हैं, उसको लेना चाहे तो वो कॉन्टैक्ट यानी कि कहाँ जाए, कहाँ से वो प्राप्त करेंगे जानकारी? इस विषय में मैं सभी किसान बंधुओं को बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जितनी भी उद्यानिक क्षेत्र में योजनाएं चलाई जा रही है, वो उद्यान निदेशालय बिहार पटना के द्वारा चलाई जाती है। और पटना से संबंधित जो भी मतलब कृषक हैं, उनको अगर इसके लिए अधिक जानकारी चाहिए तो सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय पटना में विजिट कर सकते हैं और सहायक निदेशक उद्यान पटना को संपर्क कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी योजना के बारे में बता दूं कि कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है हमारे सरकार के द्वारा। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संरक्षित खेती की योजना चलाई जा रही है, और ये 38 जिलों का छादन है इस योजना से। और जिसमें पटना में इस योजना के तहत शेडनेट लोग बनवा सकते हैं, पॉली हाउस बनवा सकते हैं, और साथ में उसमें लगने वाले फसलों पे भी अनुदान दिया जाता है। डॉक्टर साहब, हमारा एक सवाल किसान भाइयों की ओर से, बहुत सारे जो किसान भाई हैं संरक्षित खेती करना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाता है उद्यान निदेशालय द्वारा? चलाया जाता है, और इसका प्रशिक्षण ऑन साइट जो हम लोग काम कर रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चंडी है, जो बिहार सरकार द्वारा संपोषित है और चलाया जा रहा है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत। वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। किसान भाई वहाँ जाके प्रशिक्षण ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने खेतों। तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल फी देना पड़ता है या ये बिल्कुल फ्री है? नहीं, कृषकों के लिए समय समय पर जिला उद्यान कार्यालय के द्वारा भी ये प्रायोजन किया जाता है कि उनको ट्रेनिंग देना है। तो ये ट्रेनिंग सेशन फ्री है या पैसे लेकर देना पड़ता है? यानी सरकार फ्री में दे रही है, किसानों को चयन करती है, जो अग्रणी किसान है जिले के, उनका चयन करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनका प्रशिक्षण कराया जाता है। चलिए, तो जो हमारे अन्नदाता किसान भाई बंधु हैं जो पहले से इस कार्य में जुड़े हुए हैं, और जो हमारे युवा प्रगतिशील युवा हैं जो कृषि को अपनाना चाहते हैं, तो निश्चित ही तौर पर प्रशिक्षण लेंगे, और प्रशिक्षण का लाभ न सिर्फ आपको मिलेगा बल्कि पूरे राज्य एवं पूरे देश को मिलेगा अगर आप संरक्षित खेती करते हैं। तो चलते चलते आप हमारे अन्नदाता किसान भाई एवं बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर अमरजीत? मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कम समय में अधिक आय के लिए सभी लोग संरक्षित खेती अपनाएं, और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका अधिक से अधिक लाभ लें। और किसी प्रकार की संशय या शंका होने पर जिला उद्यान कार्यालय पटना से संपर्क करेंगे या उद्यान निदेशालय बिहार पटना से करेंगे। और सबसे अनुरोध होगा कि संगठित होकर संरक्षित खेती करें, मतलब क्लस्टर में करें तो इसका अधिक लाभ लिया जा सकता है। डॉक्टर अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत उचित जानकारी, बहुमूल्य जानकारी हमारे अन्नदाता किसान भाइयों एवं बंधुओं को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि उच्च उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती कैसे की जाए।
इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में। किसान भाइयों, अगर आप पशुपालन करते हैं तो हमारे द्वारा दी जाने वाली आज की ये जानकारियाँ काफ़ी लाभकारी होने वाली हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि पशुपालकों को दिए जाने वाली लाभदायक योजनाएं कौन कौन सी हैं और इनका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो आइए इस विषय में जानकारी हासिल करने के लिए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष नई नई जानकारियां लेकर आते हैं और आज इसी क्रम में हम बिहार वेटनरी कॉलेज में आए हुए हैं और आज इसी वेटनरी कॉलेज के प्रांगण से हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप कई योजनाओं के बारे में आपने सुना होगा कि सरकार की क्या क्या योजनाएँ हैं पशुपालक भाइयों के लिए, लेकिन उसका क्या उद्देश्य है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले हैं। और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार, जो उप निदेशक हैं प्रसार बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनके लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ कौन कौन सी हैं? व्यावसायिक रूप से पशुपालन करने के लिए अर्थ एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, अर्थात आपको कहीं ना कहीं से सहयोग होना चाहिए। तो अर्थ के सहयोग के लिए, पैसे के सहयोग के लिए राज्य के पशुपालन विभाग के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा भी कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये सारी योजनाएं आपको सपोर्ट करने के लिए दी जाती हैं, जिससे कि आप बेहतर कर सकें और आपको अगर कुछ फ़ायदा हो तो जिससे आपकी सामाजिक और आर्थिक दशा में सुधार हो। जैसा कि अपने राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समग्र गव्य विकास योजना है, समग्र मुर्गी विकास योजना है और सूकर पालन की योजनाएं हैं तथा बकरी पालन की योजना है। सरकार की तरफ से बकरी पालन, डेयरी फार्मिंग, सूअर पालन इत्यादि के लिए और मुर्गी पालन के लिए योजना चलाई जाती है। मुर्गी पालन में दो योजनाएं हैं, एक है ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए, जो कि मांस उत्पादन के लिए अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार आपको आर्थिक सहायता देती है, और लेयर फार्मिंग अर्थात अंडा उत्पादन के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार आपको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सर, सबसे पहले शुरू करते हैं, आपने डेयरी का जो जिक्र किया, तो डेयरी के विकास के लिए जो हमारी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में सर आप विस्तार से हमारे पशुपालक भाइयों को जानकारी दें। जहाँ तक गव्य विकास की बात है, डेयरी की योजनाओं की बात है, तो सरकार की एक अलग सी योजना है समग्र गव्य विकास योजना। ये पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के गव्य विकास निदेशालय के द्वारा चलाई जाती हैं और इसमें आपको डेयरी फार्मिंग के लिए, दुधारू गाय पालने के लिए और दुधारू गाय का फार्म खोलने के लिए आपको सरकार सरकारी अनुदान देती है, सहायता करती है। इसका लाभ लेने के लिए आप जिस भी जिला से आते हैं पशुपालक भाई, आपके ज़िला में जिला गव्य विकास अधिकारी अर्थात डिस्ट्रिक्ट डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। आप वहां जाकर उनसे संपर्क करें और उनसे संपर्क करने के बाद इसमें 5 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था है। 5 दिवसीय प्रशिक्षण सरकार पहले निःशुल्क करवाती है, जिससे आपका दक्षता वर्धन होता है, तकनीकी ज्ञान होता है। उसके बाद फॉर्म निकलता है जिसे आप ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं और जिला गव्य विकास पदाधिकारी के यहाँ से भी फॉर्म लेकर के आप आवेदन फॉर्म कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ की स्थिति में आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद 2 लाख से लेकर के 12 लाख रुपए तक के की योजनाएं हैं। 2 गाय से लेकर के अधिक गाय तक की योजना है, दुधारू गाय की योजना है। इसमें 2-3 चरणों में आपको लोन देने की सुविधा है। प्रथम चरण में आपको फार्म बनाने के लिए लोन दिया जाता है, प्रक्षेत्र निर्माण के लिए। उसके बाद गाय खरीदने के लिए आपको अनुदान, उसका द्वितीय चरण दिया जाता है। तीसरा चरण में फिर आप उसके चारा पानी दाना की व्यवस्था के लिए दिया जाता है। इस प्रकार तीनों चरण में करके पूरा मिलाकर दिया जाता है। अनुसूचित जाति के लिए अलग कुछ अनुदान की व्यवस्था है और सामान्य वर्गों के लिए, गैर अनुसूचित जाति के लिए अलग है। कुल मिलाकर आमूमन आप चाहें तो इसमें 50% से 55% तक के अनुदान की व्यवस्था है, सब्सिडी की व्यवस्था है। तो आप देर ना करें और अपने जिला के जिला गव्य विकास अधिकारी से संपर्क करें और आपके जिला के लिए गाय पालन के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए कौन सी योजनाएं हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया है, कब उसमें आपको फार्म भरना है,
कब आपके लिए प्रशिक्षण होगा, इन सारी चीज़ों का दायित्व आपको अपने जिला से होगा। सर, इधर अभी के जो समय में ये भी देखा जा रहा है कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो मुर्गी पालन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि मुर्गी पालन में भी काफ़ी आर्थिक लाभ हो रहा है। तो मुर्गी पालन के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में सर जानकारी हम आपका पहुंचाना चाहेंगे अपने पशुपालक भाइयों तक। मुर्गी पालन तो ऐसा है कि बिहार में एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। पिछले 10-15 वर्षों में काफ़ी तरक्की और उन्नति की है मुर्गी पालन ने। शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां की ब्रॉयलर फार्म अथवा लेयर फार्म नहीं है, अर्थात अंडे अथवा मांस के लिए यहाँ के किसान बड़े सजग हैं और पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। कुक्कुट पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम समय में आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। खास कर अगर ब्रॉयलर फार्मिंग की बात करें, मांस के लिए करना चाहते हैं, व्हाइट लेग हॉर्न चाहे दूसरी प्रजातियां जो हमारी आ गई हैं, वो अगर करना चाहते हैं ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए, तो आप अपने निकट के पशु चिकित्सालय में संपर्क करें अथवा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में संपर्क स्थापित करें और इसको करने के लिए पहले प्रशिक्षण प्राप्त करें और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप इसे शुरू करें। सरकार की योजना में ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए भी अनुदान की योजना है, लेयर फार्मिंग के लिए भी अनुदान की योजना है। अर्थात अंडे उत्पादन के लिए करना चाहते हैं तो आपको 60-65 लाख से लेकर 80 लाख तक के योजना है, जिसमें 40% से 50% तक अनुदान मिलता है और ब्रॉयलर फार्मिंग मांस उत्पादन के लिए 10 से 12 लाख रुपये तक अनुदान मिलता है। तो आप इसका लाभ उठावें। इसके लिए आप जिला पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क करें और विस्तृत पता लगावें। इसमें भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पहले आओ पहले पाओ की स्थिति में होगा। एक और योजना सरकार से बड़ी महत्वाकांक्षी चल रही है, वो है सुकर पालन की योजना। अनुसूचित जाति के लिए अन्य कोई भी आदमी करे तो वो सुअर पालन के लिए करने हैं, तो उसमें भी सरकार 50% तक अनुदान देने के लिए तैयार है। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने से आगे बढ़कर काम करें, चाहे गाय पालन हो या बकरी पालन हो या मुर्गी पालन हो अथवा सुअर पालन हो। सरकार हर संभव हर कदम पर आपके लिए तैयार है। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया और जिन जिन योजनाओं का हमारे विशेषज्ञ ने जिक्र किया, तो उन बातों को अमल में लाकर आप काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आपका जो भी सपना है उसे पूर्ण कर सकते हैं, उसे पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हम डॉक्टर साहब का आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि पशुपालकों को दिए जाने वाली लाभकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं। इसी के साथ आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में कृषि की और जानकारियां लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।